टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर कानपुर नगर से है, जहां आपको बता दें कानपुर की चकीरी थाना क्षेत्र में श्याम नगर में दिन दहाड़े घर में घुसकर परिवार को असलहे की नोक पर बंधक बनाकर डकैती डालने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 25-25 हजार के रुपए के इनामी विजय कुमार श्रीवास्तव उर्फ लाला और रफीक को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूटा माल और वारदात में इस्तेमाल ऑटो बरामद किया है। और साथ ही पुलिस के मुताबिक 3 अगस्त को श्याम नगर निवासी शरद चंद्र त्रिपाठी के घर में बदमाशों ने धावा बोला था। बदमाशों ने परिवार के सदस्यों को असलहे की नोक पर बंधक बनाकर करीब 2 लाख रुपए नगद और जेवरात की लूट की थी। जैसा कि आप जानते हैं कि 3 अगस्त 2026 को श्यामनगर थाना क्षेत्र चकेरी में एक दिन दहाड़े डकैती की घटना करी गई थी, जिसमें जो कि वादी हैं शरद चंद्र त्रिपाठी, उनके घर में घुसकर बंदूक की नोक पर उनके घर में डकैती करी गई थी और उनका जो ज्वेलरी थी और पैसा उसको लूट के ले गए थे। तो इसके संबंध में उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया और तत्काल हमारी सभी टीम्स एकदम फील्ड में मुस्तैद थी। हमने लगभग 200 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेजेस चेक किए और हमने अपने मुखबिर तंत्र को भी एक्टिवेट किया। इसके संबंध में 5 तारीख को यानी कल सुबह हमने इस पूरे घटनाक्रम के मास्टरमाइंड, जिसका नाम है प्रशांत शुक्ला उर्फ मोनू, जो कि वादी के ही छोटे भाई का सगा साला था, जिसके द्वारा अपने जीजा जी के ही घर में इस पूरी प्लानिंग के तहत ये डकैती का घटनाक्रम किया गया है। इसको हमने अरेस्ट कर लिया गया और मोनू के द्वारा बताया गया कि इस पूरे प्लानिंग में उसके साथ 4 अन्य और लोग थे, जिसके नाम उसने विजय श्रीवास्तव उर्फ लाला, एक का नाम था रफीक, शफीक और कमल। इन सभी चारों के नाम उनके द्वारा बताया गया और उसके संबंध में फिर हमारी टीम्स इनको अरेस्ट करने के लिए जुट गई। इन सभी चारों का जब हमने आपराधिक इतिहास चेक करा तो इनमें से रफीक दुर्दांत अपराधी है, जिसके ऊपर लगभग 12 मुकदमे हैं और ये एचएसबी है। और इसी तरीके से आधा दर्जन मुकदमे इन तीनों पर भी हैं, जिसके संबंध में तत्काल डीसीपी सर द्वारा 25,000 का इन पे इनाम किया गया और हम इन्हें पकड़ने में जुट गए। कल शाम को यानी 5 अगस्त 2026 की रात को जब हमारी टीम्स फील्ड में मामूर थी, हम चेकिंग कर रहे थे, तभी शफीक और कमल पुलिस मुठभेड़ में अरेस्ट हुए हैं। इन दोनों के ही पैर पर गोली लगी है और अब ये हमारी गिरफ्त में है। इसी के संबंध में और इनके पास से कुछ माल भी बरामद हुआ है। फिर आज दिन में जो इसके और 2 अन्य अपराधी थे जो बचे हुए थे, रफीक और विजय श्रीवास्तव उर्फ लाला, को भी हमारी टीम्स ने अरेस्ट कर लिया है और इनके पास से भी माल की बरामदगी हुई है। देखिए, प्रशांत शुक्ला ने काफी टाइम जेल में काटा है और वहीं पर ये रफीक के संपर्क में आया। रफीक ने भी, जैसा कि मैंने बताया कि उस पे लगभग 12 मुकदमे हैं, वो एक दुर्दांत अपराधी है और वो जेल में काफी समय रहा है। तो जेल में ही इनके आपसी संबंध बने, इनकी दोस्ती हुई और रफीक के माध्यम से विजय श्रीवास्तव, कमल और शफीक से उसकी जान पहचान हुई है। देखिए, इसमें हमने उनकी जो पायल थी वो रिकवर हो गई हैं, उनके कंगन रिकवर हो चुके हैं, कान के टप्स रिकवर हो चुके हैं। जो इसमें लूट में उनका फोन चला गया था वो फोन रिकवर किया जा चुका है। साथ ही साथ जो अभियुक्तगण द्वारा इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए डाला का इस्तेमाल किया गया था वो भी रिकवर हो गया है और ऑटो भी रिकवर किया जा चुका है। देखिए, ये एक दुर्दांत अपराधी है मोनू, जो कि उसका सगा साला था, उसके ऊपर भी लगभग 14 मुकदमे हैं। तो वो आपराधिक उसका फितूर का आदमी ही था और उसने फिर से इस अपराध को अपने ही घर में कारित कर दिया। खबर सीतापुर से है, जहां जनपद में एमएलए ज्ञान तिवारी ने वीडियो किया है जारी। बेटी के साथ ज्ञान तिवारी ने वीडियो जारी किया। अपने दामाद पर गंभीर आरोप लगा रहे ज्ञान तिवारी दामाद के पिता पर फांसी की सजा की दामाद की कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे और साथ ही सीतापुर के सेवता सीट से बीजेपी विधायक है ज्ञान तिवारी। वीडियो में विधायक काफी भावुक होते नजर आ रहे। दामाद व समधी पर ठगी और साथ ही धोखाधड़ी के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। लाइव है, हम हैं, हमारी बेटी है डॉक्टर प्रज्ञा तिवारी। हम आज की लाइव कोई विधायक की हैसियत से, जनप्रतिनिधि की हैसियत से नहीं डाल रहे हैं। ये लाइव हमारी एक पिता अपने बेटी के प्रति डाल रहा है।
आज से 2 वर्ष पहले 2024 में हमने अपनी बेटी की शादी किया था मिश्रित में, और हम ये शादी हमारे एमडी कॉलेज के प्रिंसिपल जिनके पढ़ाए हुए थे अनु त्रिवेदी, उनके लड़के के साथ प्रखर के साथ की थी, और विपिन मिश्रा जी थे, उनकी भी वहाँ पे रिश्तेदारी थी, और कई लोगों से पूछा। आज स्वर्गीय जनार्दन जी नहीं है, और जब उनसे पूछ करके तब हम पूर्व सांसद हमारे जनार्दन मिश्रा जी से पूछ करके हमने शादी की थी। आज हमको ये महसूस हुआ कि जिस बेटी को हमने MBBS डॉक्टर बनाया, पढ़ा लिखा के इतना बड़ा किया, वो बाप कहीं न कहीं कोई कमी रह गई, जो ठगा अपने आप को महसूस कर रहा है। और हमें जानकारी हुई है कि 4 मुकदमे ये अनु त्रिवेदी भिन्न भिन्न नामों से करके कुछ महिलाओं से शादी करके या कुछ पैसे ठगे हैं, जो भी है, जिसकी FIR भी हुई है, और इस कारण वो जेल में गया हुआ है। और आज हम खुद अपने आप को महसूस कर रहे हैं। मेरा इतना ही कहना है कि जो मेरी बेटी के साथ अन्याय हुआ है, आज हम भी ठगे हैं, और हमारी बेटी अगर चाहेगी, मैंने बेटी को राजी कर रहा हूँ, अगर बेटी हमारी चाहेगी तो मैं भी अनु त्रिवेदी के खिलाफ एक FIR कराऊंगा। और ये मैं बताना चाहता हूँ कि FIR होगी कि जिस तरीके से गुमराह करके, क्योंकि उसके ऊपर 2016 से 18, 16, 18 या 20, 22 तक के 21 तक 3-4 मुकदमे उसके लिखे हुए हैं, और बाकी भी कुछ लोग उसके आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। निश्चित तौर से वो दुष्ट व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को फांसी होनी चाहिए, किसी भी कीमत पर ऐसे व्यक्ति को बचना नहीं चाहिए, सलाखों के पीछे है। यदि उसके लड़के का हाथ है उसमें तो उस लड़के को भी जेल जाना चाहिए, उसके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी बेटी अपने पैरों पे खड़ी हुई है, मैंने इसको MBBS डॉक्टर बनाया है। मेरी बेटी अपने पैरों पे खड़े होकर के अपने जीवन यापन कर सकती है, और मैं स्वयं में इसका घर अलग बना के दूंगा। और ये पूरी तरीके से मेरे 2 बेटे, तीसरी बेटी, लेकिन मेरे साथ जो चीटिंग हुई है, जिन लोगों को हमने कहा था कि आप इसके बारे में जानकारी की, तो किसी ने हमको यही बताया गया कि ये रियल एस्टेट का काम करते हैं, और इस तरीके से। तो मैंने सोचा एक लड़का इसके छोटा परिवार है, और मेरी बेटी डॉक्टर है, स्वयं कमाती है, तो स्वयं अच्छा परिवार रहेगा। इस नाते परिवार भी अच्छा था जैसा कि हमको लगा देखने से, लेकिन हम लोग नहीं समझ पाए कि पूर्व में ये कैसा व्यक्ति है। क्योंकि अगर लोकल स्तर पे सीतापुर, लखनऊ, अगल बगल कहीं मुकदमा होता, किसी से ठगी किया होता, तो मेरी जानकारी में होता, लेकिन ये चीज मेरी जानकारी में नहीं हुआ कहीं दूर दूर तक। और 24 में हमने शादी की, 24 से पहले हमारा कोई जान पहचान भी कहीं दूर दूर तक नहीं था। इस नाते हम अपनी बेटी को भी तैयार कर रहे हैं कि एक अनु त्रिवेदी के खिलाफ आप भी एक मुकदमा लिखाइए कि हमसे भी ठगी हुई, जबकि मैंने हर तरीके से, पूरी तरीके से जो भी होता है एक बात कर सकता हूँ, उस तरीके से बहुत बड़ा आयोजन करके मैंने शादी की। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि यार ऐसे लोग जो दुराचारी हैं, जिन्होंने महिलाओं का सम्मान नहीं किया, जिन्होंने महिलाओं से, असहाय महिलाओं से ठगा या जो भी किया है, ऐसे लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ये मेरी मांग भी है। और वो सलाखों के पीछे है, उस पर कार्रवाई होगी। और जहां मेरा भी बस चलेगा तो मैं भी, मेरा उस परिवार से कोई भी लेना देना नहीं है। मेरी बेटी अपने पैरों पे खड़ी हुई है, और वो स्वयं डॉक्टर है, और मैं उसको अच्छे से, जब तक मैं जीवित हूँ, ये मेरे ही घर में रहेगी, ये भी मैं वचन दे रहा हूँ। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। श्रावस्ती में समाजवादी पार्टी ने संविधान बचाओ PDA जन पंचायत के जरिए भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है, और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मसूद आलम खान ने संविधान, आरक्षण और साथ ही सामाजिक न्याय के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए वर्ष 2027 में बदलाव का दावा किया। और साथ ही श्रावस्ती के गौना और साथ ही गिलौला क्षेत्र में आयोजित संविधान बचाओ PDA जन पंचायत में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मसूद आलम खान ने कहा है कि संविधान देश के हर नागरिक के अधिकारों और सामाजिक न्याय की सबसे बड़ी गारंटी है। दिनेश वर्मा जी कहाँ है? मेहमान का जो भी हमारे पास श्रद्धा सुमन या फूल पुष्प है, हम वो दे करके उनका स्वागत। हमारे नेताओं को, हमारे लोगों को आश्वस्त कर दीजिए कि हम लोग एक एक वोट समाजवादी पार्टी के प्रति। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आज जैसा आप देख रहे हैं, संविधान बचाओ जन पंचायत है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव
राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के बहुत ही अत्यंत करीबी, बहुत ही विश्वासपात्र और पूरे प्रदेश में पीडीए समाज को जगाने और खास तौर से ये जो शर्मा नाई बिरादरी कही जाती है, सविता समाज, कहीं वर्मा लिखते हैं, कहीं शर्मा लिखते हैं, सविता लिखते हैं, लेकिन ले करके नाई समाज के इस हमारे समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरे या एकमात्र चेहरे, जिनको माननीय अखिलेश यादव जी ने पूरे प्रदेश में पीडीए समाज के साथ साथ मुख्य रूप से अपने समाज को, नई समाज को जोड़ने के लिए जिम्मेदारी दी है। आज आदरणीय संजय विद्यार्थी जी हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। जोरदार तालियों से विद्यार्थी जी का स्वागत कीजिए। हमारे बीच में डॉक्टर आर के मिश्रा जी आ गए हैं, मैं उनका भी स्वागत अभिनंदन है। आइए डॉक्टर, आइए साथियों, देखिए चाचा इसमें बैठे हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनकी उम्र 70 साल के आसपास है। 70 साल की जिंदगी में उन्होंने उतार चढ़ाव, जीवन स्तर देखा होगा कि संविधान बनने से पहले आपके और आपके पूर्वजों का कौन सा सम्मान था, कौन सा अधिकार दलितों, पिछड़ों और इन पीडीए वर्ग के लोगों को जो सम्मान मिला, आज उसी सम्मान को, उसी संविधान को विद्यार्थी जी, आदरणीय संजय विद्यार्थी सत्ता जी, पूरे प्रदेश में गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक, झांसी से लेकर के बुंदेलखंड से लेकर के आजमगढ़ तक, प्रदेश के हर कोने में जा रहे हैं लोगों को जागरूक करने के। पीडीए समाज के लोगों, जाग जाओ। ये सरकार जो वर्तमान की है, ये आपके आरक्षण को बार बार आप देखते हैं, ये आपके आरक्षण को ले लेना चाहती है, भारत के संविधान को। खबर सीतापुर से है, जहां कावड़ यात्रा के साथ जाने के लिए बेटे को छोड़ने आए पिता की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। जनपद सीतापुर के थाना इमलिया सुल्तानपुर क्षेत्र में कावड़ यात्रा के साथ जाने के लिए बेटे को टिकरा चौराहे पर छोड़ने आए पिता की सड़क हादसे में मौत हो गई है और घटना के बाद सड़क हादसे में मौत हो गई। जबकि आपको बता दें, परिजन और ग्रामीणों ने टिकरा चौराहे पर हरगांव महोली मार्ग जाम कर दिया और परिजन आरोपी को गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और आपको बता दें कि इमलिया सुल्तानपुर क्षेत्र के ग्राम पहाड़पुर गाँव से कावड़ यात्रा ट्रैक्टर ट्रॉली से जा रही थी। कावड़ यात्रा में जाने के लिए श्रीराम वर्मा अपने बेटे अंकित को छोड़ने आए थे। इसी दौरान एक तेज रफ्तार बाइक ने श्रीराम वर्मा को जोरदार टक्कर मार दी। नहीं होते नहीं रहते हैं, रोज एक्सीडेंट होता है। अरे पहले सुन लीजिए, रोज होते हैं एक्सीडेंट। खबर गाजीपुर से है, जहां एक किशोरी का शव संदिग्ध हालत में पेड़ से पाया गया है लटका हुआ। और साथ ही मामला आपको बता दें, करीमुद्दीन थाना क्षेत्र के प्रहलादपुर गांव का है। खेत में शव मिलने से किशोरी के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है और मृतका अपनी सहेलियों के साथ खेत पर घास काटने खेत पर गई थी। पूरे मामले के बारे में बताया जा रहा कि आंचल राजभर नामक किशोरी अपनी 4 सहेलियों के साथ खेत पर घास काटने के लिए गई थी, जहां उसका शव संदिग्ध हालत में पड़ा मिला है। कल करीमुद्दीनपुर थाना क्षेत्र में प्रहलादपुर गांव है, जहां पर एक युवती की करंट से मृत्यु हो गई। सूचना थाने को मिली। इस सूचना पर थाना पुलिस मौके पर गई, शव को कब्जे में लिया गया और पंचायतनामा की कार्रवाई पूर्ण कर वास्ते पीएम के लिए उसको भेजा गया। परिजनों द्वारा हत्या की तहरीर दी गई है, जिसके आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। पीएम रिपोर्ट के अवलोकन और साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। खबर
गाजीपुर से है, जहां मिलावटी और मानक विहीन खाद्य पदार्थों के खिलाफ प्रशासन का अभियान लगातार जारी है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने जिले की कई आटा निर्माण इकाइयों पर छापेमारी कर नमूने लिए और बड़ी मात्रा में आटा सीज किया है। और गाजीपुर में FSDA की टीम ने जिले की 9 आटा निर्माण इकाइयों को और दुकानों पर जांच अभियान चलाया है। सभी नमूनों को जांच के लिए खाद्य विश्लेषकों और साथ ही प्रयोगशाला भेजा गया है। एक अभियान चलाया जा रहा है, आप लोग किस तरह का अभियान है? आज खाद्य सुरक्षा और प्रशासन उत्तर प्रदेश लखनऊ के आदेश पर एवं जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर सघन कार्यवाही चल रही है। दिनांक 4 अगस्त से जो है 6 अगस्त तक के लिए इसमें जो है विशेष करके जो है आटा मिलों जो है जांच करनी है कि यहाँ अगर कोई अब मिश्रक तो नहीं मिलाया जा रहा, क्योंकि न्यूज में आया था कि सेलखड़ी मिलाई जा रही है या जो है चावल खुर्दी। तो इस तरह कोई प्रकरण जो है जनपद में नहीं आया है। फिलहाल जो है आज 3 नमूने भरे गए हैं, 2 नमूना आटा का है और 1 मायोनीज का। कृष्णानगर जंगीपुर जो है बाबा विश्वनाथ फ्लोर मिल से आटे का नमूना भरा गया है और बीरापाक करंडा से DKR सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से भी आटे का नमूना भरा गया है और 1 नमूना मायोनीज का V-Mart जो है रिटेल लिमिटेड से सिंचाईबाग चौरास भरा गया है। और कल भी जो है 6 नमूने जो है भरे गए थे। 6 राइस मिलर्स रहे हैं, उनके यहाँ से लगभग 1500 किलोग्राम आटा जो है सीज किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत जो है लगभग 37,000 रुपये। इस तरह का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कि जनता को जो है शुद्ध एवं मिलावटी जो है सामान मिल सके और भविष्य में किसी तरह की जो है जनहानि या लोगों स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो। अमरोहा के ताजपुर गांव से दिल दहला देने वाली खबर है। बारिश से बचने के लिए लिंटर के नीचे खड़े लोगों को ताजा बना लिंटर गिर गया उन पर। साथ ही हादसे में एक महिला, उसके मासूम बेटे समेत 3 लोगों की मौत हो गई मौके पर ही। और गुरुवार को सैद नगली क्षेत्र के ताजपुर में निर्माणाधीन मकान का लिंटर अचानक ढह गया। बताया जा रहा कि बारिश शुरू होते ही लोग शरण लेने लगे और नीचे खड़े हो गए और मलबे में दबने से 30 साल के मीनू और उसका 1 साल का बेटा लाल सिंह और 65 वर्षीय स्मृति मौके पर ही उनकी मौत हो गई। 3 अन्य घायल बताए जा रहे। मीनू शादी के बाद मायके में दावत में आई थी। सर, ये थाना सैद नगली गांव में ताजपुर में ये घटना हुई है, क्या है पूरा मामला, कितनी मौत? इसमें इस गांव में बताया गया है कि यहाँ पे लेंटर डल रहा था और जिस दिन लेंटर डला है उसी दिन ही कुछ लोग उसके नीचे बैठ के खाना खा रहे थे, तो अचानक से वो लेंटर गिर गया और इसमें 3 लोगों की कैजुअल्टी हुई है और जो 2 बीमार हैं उन्हें MDRI हॉस्पिटल जो यहाँ का निकटतम अस्पताल है वहाँ पे उनका इलाज कराया जा रहा है। जो भी प्रारंभिक सूचना मिली है वो ये कि वो भी खतरे से बाहर हैं। तो इसमें स्थल पे मेरे अलावा SP अमरोहा, SDM साहब, विधायक हसनपुर और सभी मौजूद हैं। परिवार से बात की गई और जो उन्हें देय लाभ हैं SDRF, राष्ट्रीय कृषक दुर्घटना बीमा योजना इत्यादि, वो सब टाइमली अवेलेबल कराए जाएंगे। और इसके साथ ही SDM साहब को बताया गया है कि इस पूरे एरिया का सर्वे करा लें और जहाँ पे भी उन्हें लग रहा है कि बारिश के सीज़न में काम हो रहा है उसे बारिश की ड्यूरेशन तक रुकवा दें, क्योंकि बारिश की ड्यूरेशन में लेंटर और सीमेंट का मटेरियल जम नहीं पाता है तो उसके दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना रहती है।
सर मृतकों को कोई आर्थिक सहायता? हाँ, वो मैंने आपको बताई थी इसका। ये जो आज यहाँ ये घटना हुई है, आप जगह बनी हुई है, वहाँ लैंडर पड़ रहा है। लैंडर सुबह से हल्की हल्की बूंदें सी पड़ रही, तो बीच में आधा पड़ा, आधा गिर गया। उसमें दांत वगैरह चल रही, जो भी है। तो दो चार जने साइड में बैठे, गिर के लैंडर की तरफ दब गए, उनकी मौत हो गई। कितने लोगों की? 3 लोगों की। एक लड़की है मेरी, एक देवता है, एक सास है, और 5-6 लोग घायल हैं। किस अस्पताल में भर्ती करा आपने? अस्पताल में भर्ती गए हैं एम्बुलेंस। क्या क्या नाम थे जो मृतक? प्रशांत, जो घायल है, जो मृतक हैं, जो मृतक है मीनू, यशप्रीत और जी सुमति देवी। खबर सोनभद्र से है, जहां मरधुवा बीजपुर मार्ग पर डीजल टैंकर और साथ ही कोयला लदे ट्रक की आमने सामने भिड़ंत हो गई। भीषण सड़क हादसे में ट्रक चालक की मौत, केबिन में चालक फंसा रहा और साथ ही मृतक की पहचान रॉबर्ट्सगंज निवासी 60 वर्षीय श्याम के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों ने चालक को निकालकर अस्पताल पहुंचाया। हादसे के बाद टैंकर सड़क पर आड़ा होने से मरधुवा बीजपुर मार्ग पूरी तरह से जाम हो गया। कई किलोमीटर लंबा जाम, औद्योगिक संस्थानों के कर्मचारियों और साथ ही राहगीर घंटों फंसे रहे। दुर्घटना के कारणों की जांच में जुटी पुलिस, डायवर्जन व्यवस्था कराई गई। दिनांक 6 अगस्त 2026 को जहानाबाद रोड गोपालपुर घाटमपुर पर स्थित फर्म वैभव फ्लोर मिल का निरीक्षण कर खाद्य अधिकारियों की टीम द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान 50 किलो, 10 किलो और 5 किलो मूल पैकेट अलग अलग ब्रांड पाया गया और साथ ही मूल पैक पर आपको बता दें कि बेस्ट बिफोर और साथ ही वजन अंकित पाया गया, परंतु बैच नंबर, निर्माण तिथि अंकित नहीं पाया गया। कच्चे पदार्थ से संबंधित विवरण व फिनिश्ड खाद्य पदार्थों से संबंधित विवरण व स्टॉक रजिस्टर मौके पर नहीं पाया गया। तैयार आटा जमीन में सीधे दीवारों से सटा कर और साथ ही भंडारित था, जिसके अत्यधिक नमी सोखने की पूरी संभावना थी। आपको बता दें, खाद्य संस्करण योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर 3 जिलाधिकारी एवं 4 मुख्य विकास अधिकारियों के कार्यों की अपर मुख्य सचिव ने भूरी प्रशंसा की है। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 के PMFME योजना के प्रभावी संचालन में उत्कृष्ट कार्य प्रशंसा पत्र प्रेषित। खबर कानपुर से है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के उद्यान, रेशम एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री BL मीणा ने उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 तथा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन
PMFME योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और एवं आधिकारिक उद्यमियों को सरकारी योजनाओं से लाभान्वित कराने में उल्लेखनीय कार्य करने वाले 3 जिलाधिकारियों को 4 मुख्य विकास अधिकारियों के कार्यों की भूरी प्रशंसा की है। अपर मुख्य सचिव द्वारा संबंधित अधिकारियों को प्रेषित पत्रों में कहा गया कि उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अंतर्गत संचालित उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 एवं PMFE योजना के तहत ध्यान देते हुए सक्रिय रूप से कार्य किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से परिवार की गुहार, दिल्ली में लापता युवक की तलाश की मांग। कानपुर नगर के नौबस्ता थाना क्षेत्र के दामोदर नगर निवासी सौरभ वर्मा 18 जून को आखिरी कॉल की थी और साथ ही परिजनों के अनुसार वह पहले कानपुर के दादा नगर स्थित एक गत्ता फैक्ट्री में कार्यरत थे। बेहतर रोजगार और साथ ही परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी को देखते हुए वह दिल्ली नोएडा क्षेत्र में काम करने की तलाश में लग गए थे और पुलिस ने बताया कि उन्होंने अपने क्षेत्र की पुलिस चौकी में प्रार्थना पत्र देकर युवक की तलाश की मांग की है, लेकिन अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इस कारण परिवार बेहद चिंतित और परेशान है। क्या नाम है, क्या कहना चाहिए? किस बच्चा काम कर आजकल देखा जा रहा है कि दिल्ली के अंदर आए दिन घटनाएं हो रही हैं। कहीं महिलाएं गायब हो रही हैं तो कहीं बेटा गायब हो रही है। आज मैं बैठी हूँ कानपुर दामोदर नगर। सनी, तुम जहाँ भी हो, अगर अपने माँ को देख रहे हो, अपने परिवार को सुन रहे हो, तो हम हमारे चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगी, तुम्हारा परिवार बहुत सदमे में है। तुम्हारे माँ बाप भाई बहन सब यहाँ परेशान हैं। तुम जहाँ भी हो सनी, तुरंत जल्द से जल्द अपने माँ बाप से, अपने परिवार से संपर्क साधो और इनको मिलो आके। अपने घर वापस आओ सनी, तुम जहाँ भी हो। तुम्हारी माँ रो रो कर परेशान है। जल्द से जल्द सनी, हमारे चैनल के माध्यम से अगर तुम्हें जानकारी सूचना मिल रही है तो तुरंत अपने परिवार से कांटेक्ट साधो और घर वापसी का रास्ता लो। तुरंत मिलो आके। बुद्धि वर्मा, मेरा बेटा आ रहा है यहीं से गायब है। कानपुर दिल्ली से गया था, दिल्ली काम करने गया था। वो कहने लगा हम जा रहे काम करने, और 18 जून से उससे बात हुई है। फिर उसके आगे बात नहीं हुई। उससे फोन मिलाते हैं, फोन स्विच ऑफ जाता है, कोई बात नहीं हो रही, कोई पता नहीं चलता। 18 जून से आज आपकी 5 अगस्त हो गया है। कितना लंबे वक्त हो जाने के बाद अभी तक आपने किस अधिकारियों से मुलाकात की? हम दिल्ली गए थे, तो दिल्ली थाना वहाँ भी तो मेरी सुनाई नहीं हुई, रिपोर्ट नहीं लिखा हुआ। उन्होंने कहा कानपुर से आप रिपोर्ट लिखा हुआ कुंडली। क्या उन्होंने ये कहा कि आप कानपुर से यहाँ से नहीं होगा, क्योंकि रहने वाला निवासी कानपुर का है, तो आप वहीं से करिए। हमने कानपुर में दिया, बर्रा थाने में, वहाँ भी कोई दुश्मनी नहीं थी। नहीं, मेरी भी कोई दुश्मनी नहीं है। कुछ भी नहीं, चक्कर था। नहीं, नाराज भी नहीं हुआ है। आखिरी कौन सा बात? आखिरी 18 जून 5 बजे 5:30 अपने रिश्तेदारों को पता लगाया? जी, रिश्तेदार नहीं जाता। कोई भी रिश्तेदार आपका लगाओ? बस मेरे रिश्तेदार यही है, वो है, यहाँ कोई और नहीं। क्या आपको लगा कुछ मानसिक? जी नहीं, वो बस ये था कि 1 महीने से थोड़ा उलझन टाइप की, जैसे बात है। हाँ, बात जैसे कुछ
उलझन जैसी होती है, ऐसे बात करना। हाँ बस ऐसे, हाँ कुछ ऐसी बात करता था वो, फिर करने लगा, मेरा वहाँ से काम छूट गया। अब आपको लगता है भूल गए हैं। कैसे भूलेंगे? किससे दरखास्त आपको बताना चला गया? मेरा तो ये सारा क्या रहते थे आप? मुझे तो नहीं देखती। किस नंबर पर है? दूसरे नंबर पर है। क्या? माननीय मुख्यमंत्री से कोई आदेश करना चाहती है? ठीक। क्या? मैं कहना चाहती हूँ हमारे बेटे ध्यान दो, आप कोशिश करिए। कानपुर के गल्ला मंडी क्षेत्र स्थित दीनदयालपुरम और साथ ही तोड़कपुर तड़ा कॉलोनी के निवासियों ने क्षेत्र में फैली गंदगी और सफाई व्यवस्था को लेकर गंभीर नाराजगी जताई है। स्थानीय लोगों का कहना है उन्होंने कई बार क्षेत्र के पार्षद से शिकायत की है और कई बार फोन के माध्यम से भी सफाई कराने का अनुरोध किया है, लेकिन अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई। निवासियों का आरोप है कि पार्षद की लापरवाही के कारण क्षेत्र में नियमित सफाई और अभियान नहीं चलाए जा रहे और इस संबंध में लोगों ने मुख्यमंत्री और कानपुर की महापौर प्रमिला पांडे से भी क्षेत्र में नियमित सफाई स्वास्थ्य व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है और साथ ही क्षेत्रवासियों ने संबंधित अधिकारियों से जल्द घटनाएं हो रही हैं, घटनाएं बढ़ती जा रही दिल्ली के अंदर। कहीं बेटियां गायब हो रही हैं तो कहीं बेटियां गायब हो रही हैं। ऐसा ही एक मामला हमारे कानपुर के अंदर आया है। कानपुर नौबस्ता क्षेत्र दामोदर नगर में मैं ऐसे परिवार के बीच बैठी हूँ जहाँ पे गम का माहौल है, दर्द भरे दर्द का माहौल है। एक माँ अपने बच्चे के इंतजार में बैठी है और आंखों से आंसू जारी है। एक परिवार यहाँ पर है, मैं कैमरामैन से कहूँगी कि दिखाएं। एक भाभी है जो अपने देवर के इंतजार में बैठी है, एक मौसी है जो अपने बेटे के इंतजार में बैठी है और एक भाई है जो अपने भाई के इंतजार में बैठा है, एक बहन है जो अपने भाई के इंतजार में बैठी है। कुछ ही समय बाद रक्षाबंधन का त्योहार है और इस परिवार के अंदर दर्द है होने का, इसे अभी तक मिला नहीं है। परिवार काफ़ी कोशिश कर रहा है अपने बेटे को ढूंढने की। जवान बेटा इनका है, लमसम उम्र 28-30 साल बताई जा रही है, जो कि दिल्ली गया था कमाने के लिए। ये कहकर माँ से घर से निकला था कि मैं जा रहा हूँ, अपने पिताजी का सहारा बन रहा हूँ, बहन के सहारे बन रहे हैं, कमाऊँगा, बहनों की शादी करूँगा, पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा अपने बहन छोटे भाई बहनों को, ये कहकर माँ से घर से निकला था। लेकिन कुछ दिन परिवार से बात होती रही, कांटेक्ट बना रहा, लेकिन लमसम 2 महीना 13 दिन हो गए, बेटे का मोबाइल ऑफ आ रहा है, कोई कांटेक्ट नंबर नहीं मिल पा रहा है। पूरा परिवार परेशान होकर दिल्ली पहुंचा। दिल्ली के एक थाने हैं, उसमें अपनी कंप्लेन दर्ज कराने की कोशिश करी, लेकिन वहां से बोला गया कि आप कानपुर जाइए और कानपुर में अपने नज़दीकी थाने में जाकर जहां आपका थाना हो वहां पे कंप्लेन दर्ज कराइए। परिवार बर्रा थाना बताया जा रहा है कि बर्रा थाने में जाकर अपनी कंप्लेन दर्ज कराया। 2 महीना 13 दिन हो गए, परिवार इस इंतजार में बैठा है कि मेरा बेटा वापस आ रहा, लेकिन अभी तक बेटे की कोई सूचना नहीं मिली, कोई जानकारी नहीं मिली है। पूरा परिवार इस समय सदमे में चल रहा है। आप देख सकते हैं कि एक माँ जो बच्चे को 9 महीने गोद में रखकर पाल पोस कर जवान करती, पढ़ा लिखा कर, आज वो माँ अपने बेटे के इंतजार में बैठी है। मेरा बेटा आएगा, मैं शादी करूँगी, ब्याह करूँगी, बहू लाऊंगी, तमाम सपने होते माँ बाप के। आज वो सारा सपना माँ बाप का कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ता नज़र आ रहा है। मैं अपने चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगी माननीय सरकार से, शासन से, प्रशासन से कि इनकी मदद करी जाए, इनकी सहायता करी जाए और इनके बेटे के नंबर को सर्विलांस में लगाया जाए। इनकी मदद कर, इनके बेटे के ढूंढने में इनकी मदद कर, इनके बेटे को जहाँ भी इनका बेटा हो वहाँ से उसको लाकर एक माँ के सामने बेटे को खड़ा किया जाए, ताकि माँ बाप और पूरा परिवार
सदमे से बाहर आ सके। बने हैं आप आगाज टाइम के साथ, मैं रेशमा बेगम। आजकल सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा है कि दिल्ली की कानपुर के गल्ला मंडी क्षेत्र स्थित दीनदयालपुरम तोड़कर तोड़ा और साथ ही कॉलोनी के निवासियों ने क्षेत्र में फैली गंदगी और सफाई व्यवस्था को लेकर गंभीर नाराजगी जताई। स्थानीय लोगों का कहना है उन्होंने कई बार क्षेत्र के पार्षद से शिकायत की और कई बार फोन के माध्यम से भी सफाई कराने का अनुरोध किया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। और निवासियों का आरोप है कि पार्षद की लापरवाही के कारण क्षेत्र में नियमित सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इस संबंध में भी लोगों ने वहां पर मुख्यमंत्री और कानपुर की महापौर प्रमिला पांडे से भी क्षेत्र में नियमित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। क्यों एकजुट खड़ी हैं आप लोग यहाँ पास, क्या समस्या क्या है? कहाँ रहती है, क्या कहना चाहती हैं? अपना नाम बताएं। आज ये भीड़ क्यों लगाए यहाँ पे आप? सफाई करने वाले आ नहीं रहे। कब से गंदगी पड़ी है? कम से कम 2-3 महीने हो गए। कौन सा एरिया कहलाता है? 14 कोट। ये कौन पार्षद है इस एरिया का? क्या आपने शिकायत कई बार करी उनसे? फोन से किया गया। बोल रहे कि आज आ रहे, कल आ रहे, नगर निगम वाले आए भी, बोले जेसीबी भेजेंगे, वो भी नहीं भेजी। तो क्या गंदगी पसंद है आपको? बहुत ज्यादा घिन आती है, निकलने का मन नहीं करता है। गंदगी किसको पसंद है? निकली नहीं पाएगा, लेकिन अब जगह नहीं है तो कहाँ से जाएगा? कहाँ से निकले? खान पीन के जाते हैं। ये देखो अरे भैया, ये पानी कौन सा है? गंदा पानी है। गंदा पानी है। पूछ लो क्या है? कच्ची रोड है तो आज इतनी दूर की रोड नहीं बनी, तो यहाँ से लेके इसका छूट गया। क्या नाम है? इधर बना, उसका उधर बन गया। देखिए कोई अपने अपने में कराने तैयार नहीं है। कौन पार्षद है इसके एरिया का? आप कितने दिन से रह रही हैं यहाँ पर? 1.5 साल रह रही हैं। कहाँ की रहने वाली हैं आप? ये पानी कैसे भरा है जो यहाँ भरा है? अरे यार रुको तो। हाँ, ये पानी की कार नाली तो पाइपलाइन भी तो की है। ठीक है, सप्लाई सरकारी वाला। तो आपने ऐसी शिकायत नहीं करी किसी से? शिकायत हुई थी, वहाँ पर बनाने आए थे, फिर और वो थोड़ा वो भी अपने बनाने आए थे। तो आप इसी पानी से निकल के आती जाती है? सभी लोग जाते हैं, सभी लोग पानी से निकलते हैं। गंदगियों में जूझ रहे लोग, चेंबर के पानी में निकलते रहते लोग। समय समय पर पूरे शहर के निरीक्षण के लिए आदेश होते हैं, लेकिन कानपुर का एक ऐसा छोटा जो वार्ड है जिसका नाम है वार्ड 22, वार्ड 22 के अंदर इतनी ज्यादा समस्या है, इतनी ज्यादा गंदगियां हैं। अभी हमारा हिंदुस्तान जो है कोरोना जैसी घातक बीमारियों से जूझते हुए अपने आप को बचाया है। कुछ लोग बचा के निकल पाए हैं, कुछ लोग अपनी जान को गंवा चुके हैं, लेकिन सरकार के आदेश के खिलाफ काम हो रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आए दिन इतनी गंदगियों का अंबार लगा है, जहाँ लोग बीमारी से जूझते हुए अपनी जानों को गंवा दे रहे हैं, लेकिन यहाँ का जो क्षेत्रीय पार्षद है वो यहाँ झांकने तक नहीं आता है। यहाँ की आए दिन हमें शिकायतें मिलती है लोगों से कि मैडम आप एक पत्रकार हैं और पत्रकार होने के नाते आप हमारी इस गंदगियों को दिखाएं और हमें इस गंदगी से छुटकारा दिलाएं। इन महिलाओं का कहना है कि यहाँ पर ना कोई दवाई आती है, ना यहाँ पर कोई साफ सफाई करने आता है, ना यहाँ पर कोई पार्षद आता, ना कोई नेता आता, ना कोई विधायक आता है। यहाँ पर चुनाव के टाइम वोट मांगने आते हैं। महिलाओं का साफ कहना है कि वोट मांगने आते हैं। अभी चुनाव, अभी आगामी चुनाव का टाइम है, अभी देखना, अभी अभी कुछ ही समय रह गया है चुनाव को, तो लोग आएंगे वोट मांगने, तो क्या कहेंगे आप? कह देंगे हम नहीं देंगे वोट, पहले आप सफाई कराइए। क्या समस्या है आपके?
ये पानी और नाली और ये बहुत समस्या है कूड़े की। यहाँ कोई कभी नहीं पड़ती है, जगह जगह पाइप भी फटे हैं, नल के पूरा पानी चढ़ता है। आपने इसकी शिकायत पार्षद से करी है, बुलवाया भी है, लेकिन पार्षद एक भी बार नहीं आया। पार्षद नहीं आए ना। अभी चुनाव आने वाला है तो वोट देंगे आप? नहीं देंगे। यहाँ पानी पीने कोई नहीं तक देगा, तो सब कोई नहीं देगा। एक हैंड पाइप तो गड़ा नहीं ना, जो है केवल वोट मांगने समय आते हैं, उसके बाद ये लोग फसल तक नहीं दिखाते हैं कि हम लोग मर रहे हैं कि कोरोना जैसी घातक बीमारी हमारे देश को काफी गमगीन करके गई है। तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से कि हम इतनी बड़ी बीमारी से जो है गमगीन हुए हैं, जूझे हैं, बच पाए हैं, तो आगे हम बीमारियों से जो है सुरक्षित कैसे रह पाएंगे? ये जब सफाई कराएगी सरकार, इतने मच्छर होते हैं इसलिए बीमारियां हैं, गंदगी पर पानी भरा हुआ, सफाई कराएंगी तभी तो स्वच्छ रह पाएंगे। नाली सरकार तो पैसा दे रही है सफाई के लिए, हर चीज के लिए। यहाँ कोई नहीं आ रहा है, यहाँ कोई नहीं आ रहा है। हम कह रहे हैं ये कूड़ा डालते हैं लोग, कम से कम यहाँ एक डस्टबिन रखवा दे, तो गंदगी जो यहाँ फैलती है तो वहाँ कूड़े गाड़ी आएगी, 10 दिन नहीं आती है। सड़ा करता है, रखे 10 दिन गाड़ी नहीं आती है, तो बताओ कहाँ लोग बीमार होते हैं? क्यों नहीं? मेरे घर में तो बीमार ही रहते हैं, जाने भी गए बीमारी से। हाँ, मेरा तो आदमी भी खत्म हो गया, जो है मोहल्ले में 1-2 लोग खत्म हो गए बीमारी से। कल एक मिट्टी गई है बीमारी से। दीनदयालपुरम वार्ड 22 में लोगों का आक्रोश देखा जा सकता है। अभी हाल ही में आगामी चुनाव भी आने वाले हैं, जनता बहुत आक्रोश दिख रही है क्योंकि गंदगियों का अंबार है। कोई सफाई कर्मचारी नहीं आता है, ना यहाँ पे कोई दवाई डाली जाती, ना यहाँ पे पानी निकालने का कोई व्यवस्था करी गई है। लोगों का कहना है कि वोट मांगने हमारे पास नहीं आना, हम वोट नहीं देंगे क्योंकि हमारी सुरक्षा को ध्यान में नहीं रखा जाता, हमारी साफ सफाई को ध्यान में नहीं रखा जाता है। जनता जो है बहुत ज्यादा आक्रोश है। मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि दीनदयाल वार्ड 22 की समस्या बहुत बड़ी है। इसको जल्द से जल्द जो है अधिकारी, जो भी उच्च अधिकारी बैठे, इसको संज्ञान में ले, जिसकी जिम्मेदारी इसको समझें और यहाँ की साफ सफाई को दुरुस्त कराएं ताकि बीमार ना हो लोग और अपनी बीमारी से जान ना गंवानी पड़े किसी को। यहाँ बूढ़े जवान बच्चे बताया जा रहा है कि सभी बीमारियों से जूझते हुए परेशान है और सीधा उन्होंने सरकार को कहा है कि हमारे पास वोट मांगने कोई न आए, मैं वोट नहीं दूंगा। बने रहे आप आगाज टाइम के साथ। मैं रेशमा बेगम। खबर महोबा से है, जहां चरखारी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बुढ़ा में समाजवादी पार्टी के तत्वाधान में अब की बार पीडीएस सरकार के संकल्प के साथ विशाल जन पंचायत का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के विभिन्न गांवों से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, पदाधिकारी, महिला, युवा और साथ ही ग्रामीणों ने भाग लिया। इस मौके पर संगठन विस्तार किया गया और साथ ही कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष पुष्पेंद्र यादव माने और साथ ही मामना ने कहा है कि समाजवादी पार्टी हमेशा किसानों, मजदूरों, युवाओं, महिलाओं, वंचित वर्गों के लिए आवाज बुलंद करती रही है। कार्यक्रम का आयोजन आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के विचारों को आगे ले जाने का की मंशा से किया गया। उनके आगे के भविष्य के जो जनहित के कार्यक्रम है, जनहित के और विकास के कार्यक्रम है, उनको जनता के बीच में लाने के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और जो सरकारों के द्वारा अभी लोगों को परेशान किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है, मुसीबत में डाला जा रहा है, तरह तरह की मुसीबतें पैदा की जा रही हैं, उसके बारे में भी विचार विमर्श करने के लिए आयोजन किया गया था। हमारे बीच में हमारे आदरणीय नेता वगैरह आए हुए हैं, मैं उनका स्वागत और सम्मान के साथ उन्होंने हमको ताकत देने का काम किया है। धन्यवाद। आज ग्राम बुढ़ा में जन पंचायत जो हम लोगों का कार्यक्रम हुआ है, जन चौपाल लगा करके यहाँ पर हमारे नेता इंजीनियर करण सिंह जी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हम लोगों ने जिस तरीके से देखा कि यहाँ पर किसानों, व्यापारियों, मजदूरों, नौजवानों, महिलाओं और यहाँ तक कि समाज के हर वर्ग का जन समुदाय यहाँ पर उमड़ पड़ा और इस कार्यक्रम से कहीं ना कहीं ये एक ऐसा संदेश गया कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की लहर दिखाई देने शुरू हो गई है।
और लगातार जिस तरीके से लोग परेशान हैं, व्याकुल हैं, और किसान तो इतनी बुरी तरीके से परेशान है बुंदेलखंड का कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको लूटने के अलावा कुछ नहीं किया। लगातार घोटाले हो रहे हैं, बीज घोटाला हो रहा है, खाद घोटाला हो रहा है, यहाँ तक कि जो उनका जो क्रय केंद्र होता है उसमें भी उनके साथ में लगातार छलावा होने का काम कर रहा है। इसलिए किसान बुरी तरीके से परेशान है और किसान बदला लेना चाह रहा है। वहीं जंतर मंतर की घटना से सबक लेकर के आज नौजवान गांव-गांव में नौजवानों के अंदर एक जोश आ गया है और वो उत्तर प्रदेश और देश की सरकार को बदलने का काम करना चाहता है और इसका परिवर्तन उत्तर प्रदेश से दिखाई देगा। और इस बात को हम कहना चाहते हैं कि इस जन पंचायत जन चौपाल के माध्यम से ये तय हो चुका है कि चरखारी विधानसभा में समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत से यहाँ पर जीतने जा रही है, क्योंकि यहाँ के लोगों का जन समर्थन, प्यार और स्नेह लगातार हम लोगों को इस तरीके से देखने को मिल रहा है। जन चौपाल कार्यक्रम के द्वारा क्या संदेश? आज इस गांव गोरहा में हमारी पीडीए पंचायत जन पंचायत थी और हम लोगों ने उनको समझाने का काम किया कि भाजपा सरकार ने आपके लिए क्या किया आज तक। और हमारी जब सरकार रही किसानों के लिए, चाहे बीज की बात हो, चाहे खाद की बात हो, चाहे कोई भी किसान से संबंधित मामला हो, सभी काम समाजवादी पार्टी ने किए। ये सरकार घोटालेबाज है। इस सरकार ने मूंगफली पूरी खा गई। इसके पहले जो हमारे किसानों का बीमा था, सारा का सारा बीमा खा गए। हम लोग आंदोलन करते रहे, एक नहीं सुनी इस सरकार ने, तो उस सरकार के खिलाफ हम लोगों ने ये जन पंचायत की है। संविधान के बदल देते और जो हमारे अधिकार हैं, जो हमें अधिकार मिले हैं, वो भी आपके अधिकार चले जाते हैं। अब आप देख रहे हो एक साजिश और चल रही है आपके। अब उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया है कि आरक्षण खत्म करो। सब समझ रहे हो, आप लोग भी समझते हो, परंतु उस टाइम ध्यान नहीं देते। यदि अब की बार उनकी सरकार बनी तो निश्चित ही आपका आरक्षण भी खत्म कर देंगे और संविधान भी खत्म कर देंगे। बस इतने कहने आए हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप समाजवादी पार्टी को वोट देकर साइकिल के चिन्ह पर मोर बटन दबा करके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को भारी बहुमत से जिताने का काम करें। जय हिंद, जय समाज। होगा आज क्या हालत है उत्तर प्रदेश में। भगवान राम के नाम से जो आए थे सरकार में, जिन्होंने सरकार बनाई थी, भगवान के नाम पर, मंदिर के नाम पर इतना चंदा इकट्ठा किया, मंदिर के नाम पर, भगवान के नाम पर इतना रोजाना कई करोड़ पैसा रुपया उनके खजाने में आता है। आज वही भगवान राम को क्या स्थिति बना दी है कि ये चंदा चोरी करने का काम कर रहे हैं। और जो उनके पास में जो भगवान के नाम पर जो हमारी आस्था और प्रतीक है हमारी आस्था का, वो चंदा और वो चढ़ावा ये लोग अपनी जो जेब में डालने का काम कर रहे हैं। और वो चंदा अपनी जेब के अलावा जो इनकी संघ है, आरएसएस के लोग हैं, वहां से लेकर के दिल्ली के तमाम लोगों तक वो चंदा अंदर भेजने का काम किया जा रहा है। ये भगवान के जब नहीं हुए हमारे यहाँ पे क्या हो साथी। इसलिए करके जगदीश प्रजापति जी से लेकर के आगे सारे सभी गाँव से भेरी से हमारे शिव कुमार राजपूत जी और बकवाहा से अवधेश राजपूत जी, बकवाहा से उमेश राजपूत जी और राम नगर यादव से 8 गाड़ी लेके चले हैं पूरा का पूरा अशोक यादव जी। महोबा से है जहां दहेज में बाइक की मांग पूरी ना होने पर विवाहिता से मारपीट हुई है। एसपी से शिकायत। महोबा जिले के अजनर थाना क्षेत्र के कैथोरा गांव में शादी के महज 3 वर्ष बाद दहेज में मोटरसाइकिल न मिलने के चलते पत्नी की लाठी डंडों से पिटाई कर बेहद वहां पर बेदम करने का मामला सामने आया है और साथ ही पति की प्रताड़ना और मारपीट घटना से महिला परेशान है। महिला ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। कुलपहाड़ तहसील क्षेत्र के कैथोरा गांव में रहने वाले संजय की शादी वर्ष 2022 में सपना के साथ संपन्न हुई थी। शादी के बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था, मगर उसके बाद
पति संजय दहेज में मोटरसाइकिल की मांग करने लगा और साथ ही बुजुर्ग माता पिता द्वारा दहेज में मोटरसाइकिल ना दिलाए जाने से नाराज पति ने मारपीट कर उसे मरणासन कर दिया है। काहे मारा, किस वजह से मारा? बाइक की वजह से। कह रहे बाइक लिया माँ बाप से। बाइक क्यों नहीं दी? मेरे माँ बाप को गुंजाइश नहीं थी बाइक देने की। मेरे माँ बाप ने तन तोड़ के दहेज तन तोड़ के दिया है। सारी दुकान पे रख दी, कटोरी नहीं बचाई खाने के लिए। शराब पीता है का? शराब पीता है। क्या कह रहा था पति? जान से मारने के लिए। तेरे को जान से मारना है मेरे को। खाए पिए को कैसे देते? बहुत कम। गेहूं भी बेचता है भाई साहब, घर के गेहूं ही नहीं बचते हैं। कितने दिन से भरपेट खाना नहीं दौड़ने तुम्हें कहा यहाँ? भरपेट भाई साहब कभी नहीं दे देवे। जो लो माँ बाप रहे, जो लो तो सही मिले है। हाँ भी सही दे हैं। और माँ बाप बाहर जे हैं, बस इसकी यही हाल है। मार पीट के यहाँ कर गए। फिर मैंने अब मेरे रिश्तेदार हैं, मतलब ननंद, उसे फोन किया उनके घर वाले को, तो आए तो यहाँ मम्मी पापा के पास फेंक गए। कह रहे यहाँ रहो अपने। कितनी रोटी कितनी देते थे रोटी? 2-3 रोटी। आपने कहा नहीं कि हमें भरपेट नहीं मिल पा रही रोटी और खाना पर्याप्त नहीं है? भाई साहब मैंने दिया, अभी सुधर जाएगा, अभी सुधर जाएगा ना। जब नहीं सुधरने में आ रहा है, जान से मारने के लिए कोशिश कर रहा था। मैं तो जेल भेजना चाहती हूँ। कब से ऐसा अत्याचार, ऐसा मारपीट कर रहा है आपके साथ? कितने साल हो गए? 3 साल हो गए भाई। शादी की कितने साल हो गए? शादी की साल भर भाई थी, फिर मारपीट करने लगा। शादी के 1 साल बाद मारपीट करने लगा। हाँ। अभी कितना समय हो गया लगभग शादी की? 4-5 साल हुए। 5 साल हो गए। क्या मांग क्या है शासन प्रशासन से? आप क्या चाहती हैं? जेल भेजवाना चाहती हूँ और कुछ नहीं चाहती। क्या नाम है, क्या घटना हुई है, क्या शिकायत लेके आए हैं आज? घनश्याम। क्या शिकायत केस चला के आए? वो 2022 में मेरी बच्ची की शादी हुई थी, तो मेरे को जितना बना मेहनत करके दिया। उसके बाद फिर मारने लगा। पति, लड़की के पति कह रहा मुझे बाइक चाहिए। वो अपने माँ बाप से पैसा लिया, ठीक है ना। और कभी खाने को 2 रोटी और खाना नहीं है घर में, तो कहीं कहता है जब माँ बाप के यहाँ खा, मेरे पास नहीं है खाने के लिए। तो इधर उसने मार पीटा और उसका नंदेव है जो सड़क पे फेंक गया। संजय का दम बहनोई और सड़क पे फेंक गया। मैं थाने में था, बांदा में, वहाँ मेरा बच्चा पढ़ रहा था, वहाँ गया था। और इसकी मम्मी भी नहीं थी, मतलब दीदी लोग थी। जब आपकी बात आपकी लड़की से होती थी जब कभार, क्या बताती थी, क्या दर्द अपना आपको बताती थी? हमेशा बताती थी ये पापा और मेरे यहाँ कोई खाने नहीं मिलता है, ये नहीं मिलता है, वो नहीं होता। तो मैंने कहा बेटा क्या क्या किया? बोलो पापा ये है, कब जिंदगी गुजारना है, कैसे गुजरे हैं, अब कहीं तो जाना नहीं है। तो वो सुनती रही, खाती रही, जितना दे दिया तो खा लिया, नहीं दिया तो नहीं खाई। तो शादी करी आपने, तो क्या क्या दहेज में दिया था और अब किस चीज़ की मांग को लेकर ये प्रकार कर? सर पूरा दहेज दिया, कूलर से लगा, पंखा लगा, बेड से लगा के, अलमारी सब दी थी। और अब क्या कहते हैं? अब मैं ये चाहता हूँ कि मुझे नहीं, वो क्या क्या मांग क्या डिमांड क्या है? डिमांड यह बाइक मांग रहा है और पैसे मांग रहा है कि तो अपने बाइक ले आए, नहीं तो घर से पैसे ले आए। जब मारपीट करते थे तो ऐसी चीज़ें मांगते थे। हाँ। अब आप लोग क्या कार्रवाई की मांग है? आप? मैं न्याय चाहता हूँ। क्या कहा है एसपी साहब ने? क्या एसपी साहब कह रहे थे वहाँ जाओ, वहाँ मुकदमा लिखेगा, थाने में जाओ अजनर, वहाँ मुकदमा लिखेगा। आप तो यहाँ क्यों आ गए? पहले आपको सीओ के पास जाना था, आप यहाँ बेकार आए। अच्छा, तो कैसे क्या बांध के हाथ पैर ऐसे मारते थे क्या? कैसे मारते? हाँ, कभी कभी बांध के रस्सी बांध दे, कभी ऐसे ही मार दे,
डंडों से लोहा के पाइप वगैरह है। महोबा जिला कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे जय जवान जय किसान एसोसिएशन के किसानों ने वित्तीय वर्ष 2026 से 27 खरीफ के दौरान मूंगफली बीज आवंटन एवं वितरण की भारी अनियमितताओं का आरोप लगाया है। मामले से परेशान किसानों ने डीएम को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा है और महोबा में कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद जय जवान जय किसान संगठन की संगठित किसानों ने बताया है कि खरीफ की फसल को लेकर किसानों के वितरण हेतु लगभग 10,000 कुंटल मूंगफली बीज प्राप्त हुआ है और साथ ही किंतु संबंधित पोर्टल पर इस बीज का किसान वार, ग्राम वार तथा अथवा ब्लॉक वार वितरण उपलब्ध नहीं किया जा सका है। दूसरी ओर मिनी किट योजना के अंतर्गत 438 किसानों द्वारा कुंटल मूंगफली बीज की ऑनलाइन बुकिंग तथा 48 कुंटल बीज का ऑनलाइन वितरण पोर्टल पर स्पष्ट रूप से पारदर्शित हो गया है। मिशन एडमिन आयल राष्ट्रीय तिलहन मिशन के द्वारा केंद्र सरकार द्वारा मूंगफली और तिल का बीज महोबा जनपद में भेजा गया है। सबसे पहले जब बीज आ चुका था और बीज कहीं बांटने की प्रक्रिया में नहीं था, तब हमारी दूरभाष पर डीडी साहब से बात हुई कि किसान चिंता ना करें, इस साल बीज बहुत आया है और उन्होंने 30,000 कुंटल की स्वीकृति की थी कि 30,000 कुंटल इस साल महोबा जनपद के लिए बीज अलॉट हुआ है मूंगफली का। और तिल के बारे में उन्होंने नहीं बताया कि तिल का कितना बीज आया होगा। और इस समय विधायक जी द्वारा हो या जनपद के किसानों द्वारा हो 10,000 कुंटल की चर्चा है। इस पर संज्ञान में लाया जाए और इसकी जांच हो कि 30,000 कुंटल बीज आया था कि 10,000 कुंटल है। और इस समय रफा दफा करने के चक्कर में है जिला प्रशासन। जिन किसानों के अंगूठे लगवा लिए थे वहां जा कर के उन किसानों को अब बीज दिया जा रहा है, ऐसी खबरें हमारे पास बराबर आ रही हैं। आपको क्या लगता है कौन सी बीज का घोटाला हुआ है, कितना कुंटल का घोटाला हुआ है और आगे की आप लोगों की क्या रणनीति है? बीज अब देखिए ये तो वही बता सकते हैं कि कितना बीज आया था, तो उसका घोटाला है और थोड़ा बहुत बीज दे दिया। दरअसल क्या है कि एफपीओ को जो आवंटन किया गया था वहाँ से झगड़ा शुरू होता है कि एफपीओ वालों को जितना आवंटन दिया गया था उसमें उनको सही तरह से आवंटन नहीं दिया। और इसके पहले डीडी महोदय ने अपने स्तर से मूंगफली का बीज बंटवाना शुरू कर दिया, तो उनको लगा कि इस बार हमको आवंटन नहीं दिया जा रहा है और दिया जा रहा है जितना उतना हमें वास्तव में दिया नहीं जा रहा और बकाया ये बंटवाने का काम कर रहे हैं। तो शुरुआत एफपीओ के द्वारा हुई है। उजागर जो खुलासा हुआ है एफपीओ के द्वारा खुलासा हुआ है कि पिछली साल हमने बीज बांटा था मूंगफली का, इस साल हमें बीज का आवंटन उस हिसाब से नहीं दिया जा रहा है और किसानों से पैसा लिया गया है। इस सब की जांच होना चाहिए, जांच सही तरीके से हो। ज़्यादातर जांचें ज़िले में होती हैं और उसमें कुछ नहीं होता है, रफा दफा कर दिया जाता है। इसलिए अगर इस पर जांच सही तरीके से नहीं हुई तो हम आंदोलन को और तेज करेंगे, आंदोलन को गति देंगे और किसानों के हक की लड़ाई के लिए हम सड़कों पर आएंगे। ये महोबा जनपद के किसान, यह लगता ऐसा है कि महोबा जनपद घोटालों के लिए बना है क्या? जितना चाहे फसल बीमा हो या बीज आ रहा है केंद्र सरकार का और प्रदेश सरकार का मिनी किट आ रहा है, इन सब में घोटाले ही घोटाला हो रहा है। घोटाले यहाँ पर सबसे ज़्यादा किए जा रहे हैं जनपद महोबा में, इसलिए किसान सड़कों पर उतरेगा। आपकी बात हुई, क्या बताया साहब ने? कह रहे जाँच चल रही है। हमने कहा जाँच तो चलती रहती है साहब, पहले तो सार्वजनिक होना चाहिए कि बीज कितना आया महोबा जनपद में। और अभी कृषि विज्ञान केंद्र में भी मूंगफली का बीज आया, उसका भी इन्होंने सार्वजनिक घोषणा नहीं की है कि बेलाताल कृषि विज्ञान केंद्र में मूंगफली का कितना बीज आया है और किन किन किसानों के को दिया गया है, इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। कितनी नाराजगी है आप लोगों में अब इस मामले को लेकर? अब तो ये विश्वास हो चुका है कि हर जगह घोटाला है। घोटाले के अलावा सब, चाहे कोई भी योजना हो, सब घोटाले की भेंट चढ़ रही है इस समय महोबा जनपद में। ये जो है किसानों के अंदर घर कर गया है कि घोटाले बगैर
यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है, सब घोटाले की भेंट चल। खबर सीतापुर से ही, जहां फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर योजना के विरोध में किसानों का बड़ा प्रदर्शन हुआ है। तहसील पहुंचकर सैकड़ों किसानों ने सीएम को संबोधित ज्ञापन सौंपा है। सीतापुर के महमूदाबाद में खाद्य वितरण व्यवस्था और केंद्रीय सरकार की फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर योजना के तहत किसानों का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला है और पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी अमरीश गुप्ता के नेतृत्व में सैकड़ों किसान जुलूस निकालते हुए तहसील पहुंचे और साथ ही मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा है। जिलाधिकारी को सौंपा गया। महमूदाबाद नगर के रामकुंड चौराहे से शुरू हुआ किसानों का प्रदर्शन कोतवाली मार्ग और साथ ही बस स्टैंड, बाजार चौराहा और साथ ही चिक मंडी होते हुए तहसील परिसर पहुंचा है। जो 260 और किसान की तो ये स्थिति हो गई है कि आप इन सब मांगों को जो किसानों से टकराएगा, तो देश में राज करेगा, किसानों से मोदी दवा यूरिया दे दो, मोदी दवा यूरिया दे दो, मोदी दवा यूरिया दे दो, योगी बाबा यूरिया दे दो, तरस खाए के यूरिया दे दो, हाय रे दैया भूखन मर जा, भूखन मर जा, किसानन पर रहम कई हमारे जनपद में काला कानून लागू कर किसानों को लूटने का काम किया जा रहा है, किसानों के साथ में अन्याय और अत्याचार किया जा रहा है। उसके विरोध में ये सारे कृषक भाई हम लोगों के साथ में इस तहसील प्रांगण में आए हैं। हम सभी लोगों की एक ही मांग है कि इस काले कानून को तत्काल सरकार वापस ले और यदि इसको लागू करना है तो माननीय मुख्यमंत्री जी अपने गृह जनपद गोरखपुर में और माननीय कृषि मंत्री जी अपने गृह जनपद में इसको पहले लागू करें। अन्यथा की स्थिति में हम किसान आगे फिर धरना और प्रदर्शन करने के लिए विवश होंगे, क्योंकि ये जो कानून है ये निहायत काला कानून है। इतना संघर्ष तो हम लोगों को लगता है कि अंग्रेजों के समय में भी किसानों को नहीं करना पड़ा था, जितना संघर्ष वर्तमान समय में किसानों को करना पड़ा। ये जो आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अब तो लगभग किया गया, तो हम लोगों को लगता था कि सरकार एक अच्छी सोच के साथ, एक अच्छी मंशा के साथ में किसानों के बीच में इस कानून को लेकर आई है। लेकिन जब कुछ समय बीता, किसानों की समस्याएं बढ़ी, किसान 250 रुपए वाली यूरिया, 266-50 वाली यूरिया वो 600 रुपए की लेने पे मजबूर हुआ। तब हम लोगों को लगा कि किसानों को ठगा गया है। इसलिए हम लोगों को लगा कि अब हम लोग अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो क्या किसान की एक ही धान की फसल नहीं है, अभी तो गेहूं की, गन्ना की और केला की और मेंथा की तमाम सारी फसलें बाकी हैं। अगर इस काले कानून को अभी नहीं हटाया गया तो आगे आने वाले समय में भी लोगों को समस्या होगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी भी धान में लोगों को यूरिया डालने की आवश्यकता है। धान में भी 2-2 बार यूरिया डालनी पड़ती है। जो लोग ऐसी बातों करके दुष्प्रचार कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, उनको किसानों के साथ अन्याय करने से बाज आना चाहिए। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां त्रिलोकपुर थाने के दरोगा विशेश्वर प्रसाद निलंबित हुए। पूर्व मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी के धरने की चेतावनी के बाद बड़ी कार्रवाई। एसपी डॉक्टर अभिषेक महाजन ने तत्काल प्रभाव से किया सस्पेंड। गुलशन कश्यप की कथित पिटाई के मामले में विभागीय जांच की प्रस्तावित और साथ ही निलंबित अवधि में पुलिस लाइन से रहेंगे संबंध और साथ ही बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर रोक है। आरोपी दरोगा पर कार्रवाई की मांग को लेकर थाने में डटे रहे थे पूर्व मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी। चाहिए विशेश्वर प्रसाद का सस्पेंशन चाहिए और जांच कराइए और उन्होंने क्यों मारा उस पर जो धारा बनती है उस पर कार्रवाई करिए। अब मैं यहाँ तब तक बैठा रहूंगा जब तक आप ऑर्डर नहीं कर देंगे। हम जांच के बाद वाले ऑर्डर का इंतजार नहीं कर। खबर सोनभद्र से है, जहां कोबरा से डसने से 42 वर्षीय व्यक्ति की मौत से मचा हड़कंप। आपको बता दें कि कुएं के पास जाते समय झाड़ियों में छिपे कोबरा ने डस लिया और साथ ही दाहिने पैर में डसते ही बिगड़ने लगी हालत। जानकारी होते ही परिजन निजी वाहन से सीएचसी दुद्धि लेकर पहुंचे हैं। डॉक्टरों ने सघन जांच के बाद मृत घोषित किया है। मृतक की पहचान नागेंद्र यादव के रूप में हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर कार्रवाई शुरू की। घटना के बाद गाँव में शोक की माहौल है और परिवार में मचा कोहराम। विंडमनगंज थाना क्षेत्र के धूमा गाँव की घटना। खबर
जौनपुर से है जहां नाली निर्माण को लेकर बवाल, दो पक्षों में जमकर मारपीट की पूरी घटना कैमरे में कैद हुई है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। खुटहन थाना क्षेत्र के रामपुर गांव का पूरा मामला। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। मारपीट की पूरी घटना कैमरे में कैद। खबर महोबा से है जहां दिन दहाड़े दिल दहला देने वाली पूरी खूनी वारदात। आपको बता दें कि 80 वर्षीय बुजुर्ग रामाधार अहिरवार की पीट कर हत्या कर दी गई। खुरपी सही करने और साथ कराने चारपाई बनवाने लोहार के घर गए थे बुजुर्ग। लोहार के सरफरे पुत्र ठोकिया ने फरसा डंडा से वहां पर हमला कर दिया और साथ ही बुजुर्ग के खींचने चीखने चिल्लाने पर दौड़े ग्रामीण। खून से लथपथ हालत में अस्पताल ले जाए गए बुजुर्ग और साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कबरई में डॉक्टरों ने बुजुर्ग को किया है मृत घोषित। वारदात के बाद इलाके में मचा हड़कंप और परिजनों में कोहराम है। सूचना पर पहुंची खन्ना थाना पुलिस ने हत्यारोपी हरिशंकर उर्फ ठोकिया को लिया है हिरासत में। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर की जसपुर विधानसभा के सामने से निकल कर आ रही, जहां विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले कलियावाला रोड पर स्थित ब्लॉक कॉलोनी में एक रिजॉर्ट की धान की फसल रजिस्ट्रेशन कराने को लेकर क्षेत्रीय किसानों एवं संबंधित विभागीय अधिकारियों के बीच एक अहम बैठक आयोजित हुई है, जिसमें विधानसभा क्षेत्र के अनेक गाँव से पहुंचे किसानों ने भारी संख्या में पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और साथ ही संबंधित विभागीय उच्च अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। बैठक को आगे गति देते हुए किसानों ने फसल खरीद के दौरान हर बार टोल में आने वाली दिक्कतों से अवगत कराया तथा साथ ही धान टोल में पोर्टल खत्म होने का भी सामने नहीं आने पर धान खरीद और साथ ही एमएसपी दर कम किए जाने और साथ ही 500 कुंटल प्रत्येक केंद्र पर टोल किए जाने, आगामी 1 अक्टूबर सन 2026 से सुचारू रूप से काटे चालू किए जाने जैसी तमाम मांगों के अतिशीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। तो इस बार विभाग ने क्या किया है, एक स्टेप आगे बढ़ते हुए 18 जुलाई से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया है। तो आज हमने यहाँ बैठक आयोजित की थी, छोटी सी गोष्ठी का आयोजन किया था। उसमें हमने संभागीय क्षेत्र से संभागीय विपणन अधिकारी महोदय को बुलाया था, जिससे कि वो प्रेरित कर सके किसान अधिक से अधिक मात्रा में रजिस्ट्रेशन कराएं। जब किसान का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसको एमएसपी का लाभ तभी मिल पाएगा। इसके संबंध में ये मीटिंग आज आयोजित की गई। देखा जाता है जैसे अक्सर जो है रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया समय से शुरू हो जाती है, लेकिन टोल जो है प्रक्रिया नहीं हो पाती है। नहीं, अब से विगत वर्षों में हो क्या रहा था, 1 अक्टूबर के बाद से धान खरीद के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल ओपन हो रहा था, लेकिन इस बार विभाग ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए 18 जुलाई से ही कमिश्नर खाद्य विभाग के आदेश के अनुसार रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अगर रजिस्ट्रेशन हमारे ज़्यादा मात्रा में समय से हो जाएंगे तो हम खरीद को व्यवहारिक रूप से अधिक समय दे पाएंगे। बंधुओं का जो हमारे किसान भाई और अधिकारी आए हैं, आज रजिस्ट्रेशन के विषय में आए थे बताने की रजिस्ट्रेशन किसान कराए अपना धानों का, पर हमारी बहुत सारी समस्या थी। हमने 10 बिंदुओं का जो है उन्हें लिखित में दिया है, ज्ञापन मांग पत्र दिया है। उसमें हमारा जैसा था कि इन्होंने पोर्टल कम करे जा रहे हैं प्रति कांटे पे, तो वो 400 कुंटल कर दिया, हमने 500 कुंटल की मांग करी है। कुछ हमारे जो है पोर्टल अभी से सुचारू कर लें, बीच में हम पोर्टल का बहाना नहीं सुनते, पोर्टल ख़त्म ना हो। जितना धान क्षेत्र का है वो पूरा का पूरा किसानों का तुलना चाहिए और पूरे ज़िले और प्रदेश का धान अभी से केंद्र से ये पोर्टल पूर्ण प्राप्त कर लें। तो ये बात हुई है कि हम पोर्टल का बहाना नहीं सुनेंगे, वे हमारे धान आएँ और किसान का तुलना चाहिए और पेमेंट मिलनी चाहिए। अरे पूरे ब्लॉक क्षेत्र के किसान थे, आज जसपुर क्षेत्र की ही मीटिंग थी। ये अधिकारी हल्द्वानी से आए हुए थे, आरएमओ मैडम और एसएमआई कांशीपुर और एसएमआई जसपुर, एसएमओ जसपुर। इसमें हमारे बहुत सारे इशू थे। जो हमारे बटाई ठेके वाले किसान हैं उन्हें पोर्टल दिक्कत आ रही है रजिस्ट्रेशन में, वो मांग की गई है। कुछ विदेशों में हमारे हैं किसान, वो 6 महीने चले जाते हैं वहाँ, उन परिवारों की ठेके बटाई पे है। कुछ राजस्व गाँव नहीं है, जैसे सीपका और बहुकुट डैम है, उन किसानों ने धान बो रखे हैं, उनकी तुलाई का मसला था। तो ऐसे करके ये हमारे बहुत सारे इशू थे। कच्चे आड़तियों की तोल का था, तोल हमने 10 अक्टूबर तक मांग करी है कि 10 अक्टूबर तक सुचारू हो जाए।
कच्चे आड़तियों को भी लाइसेंस इशू हो जाए और सेंटर भी सुचारू हो जाए। तो ये 10 बिंदु थे, हमने 10 बिंदु आज बिंदुवार यहाँ चर्चा हुई है। वो समस्या को लेके गए हैं, जो उनके हाथ की है वो हल करेंगे, नहीं तो ऊपर शासन लेवल को भेजेंगे। देखो जी, सख्त चेतावनी भी दी है और हमारा कहना भी है, अगर किसान परेशान हुआ हमारे क्षेत्र का तो हम इनकी छाती पर बैठेंगे। अगर अच्छा काम करेंगे ये तो हम इनके स्वागत करेंगे। जो हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि किसान परेशान नहीं होना चाहिए, उनकी व्यवस्था शुरू से ही अधिकारियों को पेश टाइट कर दे कि जो है एक एक दाना किसान का तुले, ताकि किसान भी जो है 4 पैसे अपने घर में बच्चों की पढ़ाई लिखाई और अपने घर को सुचारू चला सके। जो है आगामी जो 1 अक्टूबर से किसानों की धान खरीद होनी है मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत, उसका 1 अक्टूबर से धान खरीद प्रस्तावित है। तो इस बार विभाग ने क्या किया है, एक स्टेप आगे बढ़ते हुए 18 जुलाई से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया है। तो आज हमने यहाँ बैठक आयोजित की थी, छोटी सी गोष्ठी का आयोजन किया था। उसमें हमने संभागीय क्षेत्र से संभागीय विपणन अधिकारी महोदय को बुलाया था। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा अपने चरम पर पहुंच चुकी है और गुरुवार शाम 6 बजे तक 39,15,000 शिव भक्तों ने हरिद्वार से गंगा जल उठाया है, जबकि यात्रा के 8वें दिन तक कुल 2,19,70,000 कांवड़िए गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो चुके हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच हाईवे पर बुनियादी सुविधाओं की कमी अब व्यवस्थाओं का सवाल खड़ा कर रही है और साथ ही हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे लाखों कांवड़ियों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी हैं। नाम क्या आपका? जी रवि। आप किधर जाएंगे बोले? मवाने बच जाएंगे जी बोले। तो बोले आप हाईवे से गुजर रहे हैं यहाँ पे, तो हाईवे पे व्यवस्था कैसी है? बस व्यवस्था तो देख ही रहे हो आप, अंधेरा अंधेरा है। अब ऐसे अंधेरे में क्या करेगा आदमी, कि क्या बोलेगा। बस सबसे बड़ी तो लाइट की है, चल लेके जो आदमी चल रहा है, जो बोला चल रहा है, उसे तो सबसे पहले लाइट चाहिए और लाइट ही नहीं रहेगी तो क्या सुविधा बताएगा। तो प्रशासन से क्या कहना चाहिए? तो प्रशासन से ये अपील है कि थोड़ा सा गंभीरता से ले और लाइट की सुविधा हर जगह इस टाइम पे होनी चाहिए बोलों के लिए स्पेशली, क्यों छोटे छोटे बच्चे हैं, सब भोले हैं, सब हैं, तो ठोकर वोकर लग जाती है, गिर जाए या कुछ भी कंकर वंकर चुभ जाए तो दिक्कत होती है उसमें। लाइट में थोड़ा सा सुविधा ये है कि थोड़ा देख के चलेंगे, गड्ढा होगा तो थोड़ा सा बचेंगे। और इस हाईवे पे आपको कहीं कोई मेडिकल कैंप की सुविधा को लेकर क्या है? मेडिकल कैंप अभी तक तो कोई सुविधा नहीं है। हर की पैड़ी से अब तक यहाँ पे आपने? नहीं कोई सुविधा नहीं है जी। मेडिकल की तो अभी तक कोई सुविधा भी नहीं है और देखा गया तो अभी हमें जरूरत पड़ी थी मेडिकल की, तो हमने भी स्टोर से लिया है, अलग से स्टोर से लिया। जी। क्या नाम है? मेरा नाम अंशुल प्रजापति है। कहाँ से आए? मैं मेरठ से आया हूँ। व्यवस्था बिल्कुल भी अच्छी नहीं है यहाँ की, सड़क पे बिल्कुल भी लाइट की सुविधा उपलब्ध नहीं है, ना कहीं पे वॉशरूम की, ना कहीं की लेटने की, ना बैठने की कुछ व्यवस्था नहीं है। आपको कहीं हाईवे पे मेडिकल कैंप कोई व्यवस्था नहीं मिली। तो आप क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को? प्रशासन बहुत गंदा है उत्तराखंड का। हम सीधी कहते हैं हमारा यूपी मेरठ में जाओ, मुझे यूपी के उसमें बॉर्डर में बढ़ जाओ, तुरंत सेवाएं उपलब्ध मिलेंगी आपको हर चीज की। तो आप कितने लोग आए हैं? हम यहाँ से 10 लोग हैं। आपके साथ परिवार है? परिवार है, हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं। तो लाइट की व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कोई नहीं है, कोई व्यवस्था हाईवे पे, पूरे हाईवे पे हाईवे व्यवस्था नहीं है। बादराबाद टोल पे आ चुके हैं, हाईवे पे कोई। बोले क्या नाम है? प्रिंस। प्रिंस जी, आप चले हैं वहाँ से हर की पैड़ी से, तो आपको व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था कुछ नहीं है बोले ना, तो लौटने की सुविधा है बिल्कुल भी, कैंप नहीं लग रहा कहीं भी। और हाईवे है ये पूरा? हाईवे पूरे हाईवे पे अंधेरा बिल्कुल, लाइट कहीं नहीं है बोले। हर की पैड़ी से जल उठाया था, वहाँ से लेकर कहीं तक की भी लाइट नहीं है। तो आप कहाँ जाएंगे जल लेके? अभी मुजफ्फरनगर जाएंगे। तो यानी पूरे अब उत्तराखंड आप क्रॉस करके पहुँचेंगे। आपको लगता है कि आपको यूपी में लाइट लगनी चाहिए बोले, हाईवे पे लाइट लगनी चाहिए बिल्कुल। तो नहीं है, गाड़ी है बीच में, जंगल भी है, कुछ भी कर सकता है रात के टाइम पे। पैदल भी नंगे पैर भी चलते हैं, कंटा चुभ जाए, कुछ हो जाए, क्या होगा? खंडित हो जाएगा जल, फिर क्या फायदा है? प्रशासन को देखना चाहिए, लाइट लगनी चाहिए हाईवे पे बिल्कुल।
हरिद्वार में इस वक्त कांवड़ियों का हुजूम देखने को मिल रहा है और जितने भी कांवड़िया हैं वो गंगा जल भरकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। मैं बात करूं अगर प्रशासन की, प्रशासन का दावा था कि इस वक्त जितने भी कांवड़िया अपने हाईवे से गुजरेंगे उनको बुनियादी सुविधा में बात करें पेयजल या फिर पथ प्रदर्शक, इसको लेकर अपनी तैयारी जो है पूरी करने का दावा कर रहा था प्रशासन। लेकिन मैं आपको जरा एक बानगी दिखाऊं कि जिस तरह से ये हाईवे है हरिद्वार से दिल्ली की ओर जाने वाला ये हाईवे है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से कांवड़ियों का जो हुजूम है वो अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से हम बात करें पथ प्रदर्शक की, इस वक्त सड़कों पर पूरी तरीके से अंधेरा जो है वो कायम है। हालांकि जितने भी कांवड़िया हैं वो गाड़ियों की लाइटों के माध्यम से जरूर चल रहे हैं। या हम बात करें जिस तरीके से जो आसपास में जो ढाबे हैं, जो ढाबा संचालक है, उन्होंने जो लाइटें जलाई हुई है उससे जरूर यहाँ पर ये अपने जो पथ प्रदर्शक है वो देख रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बात की जाए, जो प्रशासन दावा कर रहा था कि जितनी भी लाइटें हैं या बुनियादी सुविधाएं हमने हाईवे पर दे रखी है, लेकिन मैं आपको बात करूं कि हाईवे पर इस वक्त लाइटें बिल्कुल नहीं है। जितने भी कांवड़िया हैं उनको अंधेरे में ही अपना सफर करना पड़ रहा है, क्योंकि कई कांवड़िया ऐसे हैं जो रात में अपना ज्यादा से ज्यादा सफर पूरा करते हैं। लेकिन जो प्रशासन दावा कर रहा था कि उन्होंने सुविधाएं पूरी दी है और तैयार है पूरा कांवड़ के लिए हरिद्वार, उसमें कहीं ना कहीं ये एक सेम लगती दिखाई दे रही है कि जिस तरीके से हम बात करें कांवड़े जो रात में अपना सफर पूरा कर रहे हैं, उन्हें अंधेरे में ही अपने सफर को अंजाम देना पड़ रहा है। अपने सहयोगी के साथ विश्वास सानी, आगाज टाइम्स, हरिद्वार। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बारिश का असर अब मैदानी और तराई इलाकों में साफ दिखने लगा है। ऋषिकेश में गंगा नदी उफान पर है और अपनी चेतावनी स्तर को छू चुकी है और गंगा के रौद्र रूप को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो रहा है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने धार्मिक व पर्यटन स्थलों जैसे त्रिवेणी घाट, राम झूला, लक्ष्मण झूला और आसपास के सभी गंगा घाटों पर आने वाले श्रद्धालु पर्यटकों के लिए चेतावनी जारी की है। और चेतावनी में सबसे पहले गंगा जल भरने, पूजा अर्चना और साथ ही अचानक आचमन के दौरान भक्त अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह भी दी गई है। कांवड़ियों को सुरक्षित स्थानों से गंगा जल भरने की लगातार हिदायत भी दी जा रही है। हर घर गंगे त्रिवेणी घाट परिसर में पधारे आप सभी श्रद्धालुओं का श्री गंगा समाहर। हेलो पहाड़ों में लगातार वर्षा होने के कारण गंगा जी का जलस्तर विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले में इस बार कांवड़ियों की सुविधा के लिए मुंगेर जिला प्रशासन ने खास इंतजाम किए हैं। मुंगेर जिले के 26 किलोमीटर लंबे कच्ची कांवरिया पथ पर संग्रामपुर प्रखंड के खैरा में 3 डेंसिटी यानी टेंट सिटी बनाए गए हैं। जानकारी के अनुसार लोक स्वास्थ्य अभियंता विभाग बिहार की तरफ से एक टेंट सिटी बनाया गया है, जिसमें 5 AC कैमरा भी बनाए गए हैं और साथ ही जो विशेष रूप से VIP कांवरियों के लिए है। दूसरा टेंट सिटी नगर विकास आयोग और साथ ही तीसरा टेंट सिटी पर्यटन विभाग द्वारा बनाया गया है। सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध है। तीनों स्टैंडर्ड सिटी में कांवरियों के रुकने की व्यवस्था अति सुंदर की गई है। PHED द्वारा बनाए गए टेंट सिटी में शाम के समय सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। नहीं आपने आपको नहीं लेंगे।
हर हर महादेव। इस साल जो बिहार सरकार का व्यवस्था है और हमारे मुंगेर जिला प्रशासन का व्यवस्था है, किस तरह देख रहे हैं बम? बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल लग रहे हैं भैया, बहुत अच्छा। सचिन पटेल अभी आप धर्मशाला में नहीं है, जान रहे कहाँ है? धर्मशाला में ही लग रहे हैं। ये धर्मशाला नहीं है, ये लोक स्वास्थ्य एनसीडी भैया, बहुत सुंदर लग रहा है। धन्यवाद, मैं मुंगेर जिला प्रशासन को धन्यवाद दे रही हूँ। औरंगाबाद। खबर बिहार के मुंगेर से है, जहां जैसे जैसे सावन बीत रहा वैसे वैसे महादेव की भक्ति का दृश्य देखने को मिल रहा है। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले में आस्था का रंग हर दिन और गहरा होता जा रहा है। कच्ची कांवरिया पथ पर एक ऐसी भव्य कांवड़ निकली है जिसने हजारों श्रद्धालुओं का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। पटना सिटी के मारूफंग जंग और साथ ही विशाल शिवधारी संघ के करीब 500 कांवरिया 54 फीट लंबी भव्य कांवड़ के साथ ढोल मृदंग की धुन पर नाचते गाते और साथ ही बाबा धाम की ओर रवाना हुए हैं। करीब 100 किलो की वजनी इस कांवड़ को तैयार करने में 30 दिन लगे हैं। खबर राजस्थान के टोंक से है, जहां नगर फोर्ट भगत सिंह सेना के प्रमुख और चर्चित मामलों के आरोपी नरेश मीणा ने गुरुवार को हजारों समर्थकों की मौजूदगी में नगर फोर्ट पुलिस थाने पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया है। आत्मसमर्पण के बाद उन्होंने टोंक SC/ST कोर्ट ले जाया गया, जहां इस दौरान उनके काफिले में उमड़ी समर्थकों की भीड़ ने जगह जगह उनका जोरदार स्वागत किया और उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। और साथ ही टोंक से नगर फोर्ट तक निकला काफिला टोंक SC/ST कोर्ट के निर्देशों के तहत नरेश मीणा को नगर फोर्ट थाने में समर्पण करना था। इसके लिए वे जयपुर से टोंक पहुंचे, जहां से समर्थकों के साथ उनका काफिला नगर फोर्ट के लिए रवाना हुआ। और रास्ते में बारिश की बूंदें भी समर्थकों के जोश को कम नहीं कर पाई और हजारों की संख्या में लोग नारेबाजी करते हुए उनके साथ पैदल चल रहे थे। मोबाइल कर लो भाई, मेरे भाइयों में कमजोर रिमांड मांगा जाएगा। समझौता में जो 24 का मुकदमा था उसके क्या पीसी मांगी जाएगी? पीसी का नहीं है, कोर्ट में डिसाइड करना। कोर्ट ने वारंट जारी किया जिसमें ये सरेंडर हुआ, हम कोर्ट में पेश कर देंगे, कोर्ट डिसाइड करेंगे। तो गिरफ्तारी वारंट जारी किया जिसपे आज ये उपस्थित आए, जिनको मुकदमे आज हमें गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जाएगा। आगे क्या कानूनी कार्रवाई रहेगी? कोर्ट से करेंगे, कोर्ट में पेश कर देंगे। आज ही करेंगे पेश? आज ही पेश। FIR नंबर कौन सी है? लेकिन भारी भरकम भीड़ यहाँ मौजूद है, क्या कानून व्यवस्था
दिवस है, पूरा देश आदिवासी दिवस मनाएगा। और ये जो मामला था, जिस मामले में मेरी जमानत खारिज करी है, उसमें भी दलित और आदिवासियों के बच्चे थे, भील समाज के बच्चे थे, जिनकी न्याय की लड़ाई मैंने पिपलौदी वाले मामले में लड़ी और जिसके कारण आज मेरी जमानत खारिज करके मुझे जेल भेज रहे हैं। 9 तारीख को आदिवासी दिवस है। मैंने ये अपील करी है लोगों से कि आदिवासी दिवस के दिन मैंने आदेश का निवेदन किया कि मेरी इस बार कोई भी व्यक्ति ना कोई ज्ञापन दे, धरना प्रदर्शन ना करे, लेकिन आदिवासी दिवस के दिन एक आदिवासी एमएलए जो भारतीय जनता पार्टी के राज में बीजेपी में सिटिंग एमएलए होने के बावजूद भी वो जेल की सलाखों के पीछे पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे आदिवासी समाज के एमएलए भी हैं, एमपी में, उसके बाद भी आज कंवरलाल मीणा पिछले 2-3 साल से जेल में पड़ा है और जिसकी माफीनामा गवर्नर के यहाँ गई और उसको माफीनामा नहीं मिला। मैं चाहूँगा कि आदिवासी दिवस में पूरा समुदाय उसकी रिहाई की मांग करे, गवर्नर से अपील करे ताकि उसकी रिहाई की जाए। और ये जो चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का कि किस तरह से एक आदिवासी जो मीणा एमएलए था उसको हटाकर एक कांग्रेस का जो एमएलए बना प्रमोद जैन भाया, उसको जिताने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी, ओम बिरला और ओम बिरला की पूरी टीम ने किस तरह से अंत के चुनाव में काम किया और पूरी बीजेपी ने पूरा षड्यंत्र पूर्वक उसको पहले जेल भेजा कंवरलाल मीणा को, उसके बाद अपने भाई को कांग्रेस में था प्रमोद जैन भाया जिससे इनके संलिप्त है उसको जिताकर ये लोग लाए। मैं इस समुदाय से सबसे निवेदन करूंगा कि कंवरलाल मीणा की रिहाई की बात। देखिए, कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस जो है आदिवासी एक बड़ा वोट बैंक है कांग्रेस का, लेकिन आपके मामले में कांग्रेस के बड़े नेताओं की चुप्पी कहीं ना कहीं आपको भी इस चीज़ की टीस है, दर्द है। ये तो कांग्रेस जाने, दर्द है इस चीज़। मैं तो चुनाव लड़ा, मेरे को टिकट भी कांग्रेस ने नहीं दिया और मैं तो आम जनता की लड़ाई लड़ता हूँ, किसान और लोगों की जनता के बीच में रहता हूँ। और सरकार को ये लगता है कि जिस तरह से गाद का मामला आपके यहाँ था, कई अभी भी कई मूवमेंट ऐसे हमारे यहाँ एक बारह में शाहबाद के जंगल को काटा जा रहा है डानी के द्वारा, वहाँ एक मूवमेंट चल रहा है। सरकार को ये लगता है कि अगर ये बाहर रहेगा तो हमें डिस्टर्ब करेगा, इसलिए ये जेल में डालना चाहते हैं। और ये सब पहला मामला है। हर मामले में हाईकोर्ट शर्त लगाता है, जो भी हाईकोर्ट मुलजिम होते हैं, स्टे सीटर होते हैं, उनमें सरकार हाईकोर्ट ये देता है कि भाई अगर शर्तों का उल्लंघन किया जाए तो जमानत रद्द की जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता आज तक किसी की जमानत रद्द नहीं हुई। नरेश मीणा का ऐसा मामला जिसमें सरकार ने जाके, उस सरकार ने जिसने एक दिन तो हमसे समझौता किया, दबाव में आकर मेरे फादर से टेबल पे बात करी, मुकदमे वापस लेने की बात की, और आज वही सरकार मेरे खिलाफ जाकर मुझे ऐसा कि इनका एक प्लान है कि मुझे 2028 के चुनाव लड़ने से रोकी। हो सकता है मुझे अभी डाल के मेरा ट्रायल चला के और जल्दी से जल्दी मेरा ट्रायल खत्म करके मुझे सजा देके, जैसे कंवरलाल मीणा को इन्होंने जेल में डाल रखा जिसकी कोई आवाज़ ही नहीं उठी, ना भारतीय जनता पार्टी में बैठे मीणा विधायकों ने उठाए, ना किसी और ने उठाई। इनको ऐसा लगता है कि नरेश मीणा को डाल के लोग भूल जाएंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि जितना मुझे परेशान कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं आज खुशी मना रहे हैं नरेश मीणा जेल जाने से, तो मुझे लगता है कि ये अपने पैर खुद काट रहे हैं। विशेष रूप से ये जो सब कुछ हो रहा है, मैं उसके पीछे ओम बिरला का हाथ मानता हूँ, ये कोटा का लोकसभा चुनाव का रीजन मानता हूँ। दूसरा ये मानता हूँ कि हाड़ौती में जिस तरह की 3-4 लोगों ने मिलकर पूरी हाड़ौती को लूट रखा है, प्रमोद जैन भाया, प्रताप सिंह सिंघवी, शांति धारीवाल, ओम बिरला, ये चारों मिलकर जिस तरह से उन्होंने मुट्ठी में लेके वहाँ कुटारा घात करते हैं, उसको लेकर इनको लगता है कि नरेश मीणा अगर बाहर रहा, नरेश मीणा अगर विधानसभा में पहुँच गया तो हमारे पोल खोल देगा। क्योंकि अब तक हाड़ौती में कभी कोई ये बात नहीं होती थी कि हाड़ौती में किस जाति के कितने वोट। पहली बार मैंने लोगों के सामने लाया कि हाड़ौती में धाकर समाज सबसे बड़ी संख्या में है, हाड़ौती में मारी समाज सबसे बड़ी संख्या में, गुर्जर समाज, मीणा समाज, ये जो किसान कम्युनिटी है वो आज भी वहाँ गुलाम है राजनीतिक तौर पर, वहाँ आज भी गुलाम है, उनको ना कोई धंधा करना मिलता है। वहाँ यहाँ तक की कंडीशन है हाड़ौती में, अगर किसी को नौकरी करनी है, किसी को हाड़ौती में रखे नौकरी करनी है तो इनके दरवाजे पर जाए, और अगर कोई व्यक्ति इनके दरवाजे पर नहीं जाता तो उसको बाहर में रिश्ते में दिखा देते हैं। तो उनकी मैं खबर जोधपुर से है, जहां पुलिस आयुक्त अंशुमन भूमिया के निर्देशानुसार शहर में सड़क सुरक्षा एवं यातायात जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गुरुवार को विशेष जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। पुलिस उपायुक्त शाहीन सी तथा अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त यातायात शालिनी राज के सुपरविजन में सहायक पुलिस आयुक्त यातायात पूर्व कुलदीप सिंह एवं सहायक पुलिस आयुक्त यातायात पश्चिम रतन सिंह और साथी राज पुरोहित के नेतृत्व में विद्यार्थियों ने यातायात प्रबंधन की जिम्मेदारी संभाल लेते हुए आमजन को नियमों के पालन का संदेश दिया है। यातायात शिक्षा टीम ने मोबाइल वैन के माध्यम से सड़क सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी हैं। कुछ संदेश कीजिए, संदेश करो बेटा। इनकी जो हेलमेट के स्ट्रैप नहीं बंधे हुए हैं,
आप करिए। के तहत सभी सूर्यनगरी वासियों से विनम्र अपील की जाती है कि आप यातायात नियमों की प्रॉपर पालना कराएं। पश्चिम से रतन सिंह जी राजपूत पहुंच चुके हैं। सर के नेतृत्व में आज यातायात पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर विभिन्न शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों द्वारा ऊपर हाँ जी सर। आज श्रीमान सीपी साहब के निर्देश में डीसीपी साहब और एडीसीपी साहब ट्रैफिक के निर्देशानुसार जोधपुर यातायात की टीम ने विभिन्न चौराहों पर, मेडिकल चौराहा है, नई सड़क चौराहा है, यहाँ पर स्थानीय स्कूल के विद्यार्थियों जो एनसीसी के विद्यार्थी है, स्काउट के विद्यार्थी है, उनके सहयोग से यातायात जागरूकता का प्रोग्राम चलाया गया। साथ ही बच्चों के द्वारा यातायात संचालन का भी अभ्यास करवाया गया जोधपुर यातायात की। सर ये प्रोग्राम कहाँ पर होगा? चौराहे पर? ये चौराहे पर जागरूकता के लिए बार बार हम करते रहते हैं, विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से या स्कूलों के बच्चों के माध्यम से। और लोगों को जागरूक करने के लिए सर? हाँ, ये लोगों को जागरूक करने के ताकि एक्सीडेंट में कमी आए और जो एक्सीडेंट में मौतें हो रही हैं उनमें कमी आए, इसके लिए ये जागरूकता प्रोग्राम चलाया। खबर कोटा से है, जहां जयपुर में करनी सेना के प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज में दिवंगत देवराज सिंह पलाड़ा के गुरुवार को आशुपुरा मंदिर किशोरपुरा में करनी सेना एवं सर्व समाज की ओर से आयोजित श्रद्धांजलि सभा में भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सभा में विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और बड़ी संख्या में नागरिकों ने शोक व्यक्त करते हुए मृतक को न्याय दिलाने की मांग उठाई है। और साथ ही श्रद्धांजलि सभा के दौरान बाद चंबल गार्डन रोड पर पदयात्रा भी निकाली गई। श्रद्धांजलि सभा के बाद और साथ ही सर्व समाज के लोग यूजीसी रोल बैक के नारों से साथ आगे बढ़े और साथ ही न्याय की मांग के समर्थन में नारे लगाए हैं। सभा में वक्ताओं ने जयपुर लाठीचार्ज की निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय जांच कराने, दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई, दिवंगत के परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा तथा परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। करनी सेना कोटा जिलाध्यक्ष नीरू चौहान, मैं यही कहना चाहूँगी कि हमने शांति प्रिय माहौल से यूजीसी रोल बैक के एक आंदोलन स्टार्ट किया था, लेकिन किसी वजह से पुलिस के अनुशासन को, प्रशासन की गंभीरता ने इस आंदोलन को आक्रोश में बदल दिया। शांति प्रिय माहौल में प्रशासन ने आक्रोश जताया है। आक्रोश की वजह से हमारा भाई युवा देवराज सिंह पलाड़ा जी का निधन हो गया। हमारी आगे की रणनीति यही है कि पहले शांति प्रिय तरीके से हमने आंदोलन किया था, लेकिन सरकार की वजह से इस आंदोलन को हम आक्रोशित रूप से करेंगे और हम अपने इस आंदोलन को, यूजीसी के आंदोलन को और भी बढ़ चढ़ करके आगे बढ़ाएंगे। नीरू बाला चौहान, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना कोटा जिलाध्यक्ष। सेना द्वारा यूजीसी रोल बैक को लेकर 1 माह तक 800 किलोमीटर की लंबी यात्रा करी और जब उन्होंने जयपुर में कलेक्टर को ज्ञापन देने का प्रयास किया तो सरकार ने वाटर कैनन चला के, लाठीचार्ज चला के प्रताड़ित किया और उसमें हमारा भाई देवराज सिंह लड़ा का निधन हो गया, शहीद हो गया। आज हमने श्रद्धांजलि सभा स्वर्ण समाज की तरफ से यहाँ पर रखी है। स्वर्ण समाज और करनी सेना की तरफ से हम सरकार से मांग करते हैं कि उसका बलिदान ऐसे व्यर्थ नहीं जाएगा। उनको 1 करोड़ रुपये और उनके परिवार को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा और जब तक यूजीसी रोल बैक नहीं होगा तब तक स्वर्ण समाज आंदोलन करता रहेगा। आगे हम महिपाल सिंह जी मकराना से बात करके हमारी नीति बताएंगे। सिंह पलाड़ा को श्रद्धांजलि देने के लिए हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं आज यहाँ पे। जो भाई का ने बलिदान दिया है स्वर्ण समाज के लिए, वो बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जब तक यूजीसी रोल बैक नहीं होगा तब तक स्वर्ण समाज सड़कों पर दिल्ली में जाकर यही आंदोलन करता रहेगा और इस काला कानून को वापस जब तक नहीं होगा तब तक हम सरकार का पीछे छोड़ने वाले नहीं है। और अगर सरकार नहीं मानी तो आने वाले चुनाव में उनको नानी याद दिला देंगे कि कैसे चुनाव जीते जाते हैं, हम दिखा के बता देंगे उनको। प्रदर्शन के लिए अभी क्या रणनीति है आपकी? अभी हम सब लोग आपस में मीटिंग करेंगे, उसके बाद कलेक्ट्रेट घेराव, जंतर मंतर घेराव, दिल्ली घेराव, PM हाउस, CM हाउस, हमें जो भी घेरना होगा घेरेंगे। लेकिन इस सरकार को ये याद दिला देंगे कि स्वर्ण समाज की ताकत किसको कहते हैं। उनको छोड़ के आज करनी सेना परिवार, स्वर्ण समाज परिवार सभी ने मिलकर कोटा में हमारे भाई देवराज के लिए श्रद्धांजलि का प्रोग्राम आयोजित किया था। इस एक छोटे से प्रोग्राम के माध्यम से हम भजन लाल सरकार को ये दिखाना चाहते हैं कि स्वर्ण समाज आपकी एक नहीं सुनने वाला है। स्वर्ण समाज जाग चुका है और अपने हक के लिए अब लड़ेगा। आपने हर तरीके से स्वर्ण समाज को दबा रखा है, आरक्षण के बोझ के तले दबा रखा है आपने। हमारे बच्चे 399 में 99% मार्क्स लाने के बावजूद भी कोई फांसी पे लटक रहा है तो कोई अपने आप को लाचार महसूस कर रहा है। सिर्फ इस सरकार की वजह से ये आगे नहीं चलेगा।
यूजीसी हमारे बच्चों के लिए एक घातक एक वायरस है यूजीसी, जो हमारे बच्चों में आज डालने की ये कोशिश कर रहे हैं और ये स्वर्ण समाज डलने नहीं देगा। हेमलता सिंह, गहलोत, राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना, कोटा शहर अध्यक्ष। दुखद समय में मैं एक ही बात करना चाहती हूँ आप सभी सम्मानजनों के बीच में कि हम एक लोकतंत्र देश के अंदर रहते हैं और जो हमारा संवैधानिक हमें आदेश देता है हमारा संविधान, उस संविधान में मौलिक अधिकारों में भाग 19 का 1 और का 1, उन दोनों भागों में हमें हमारी स्वतंत्रता का अधिकार है। हम अपनी स्वतंत्रता से आंदोलन कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, कहीं भीड़ इकट्ठी करके समूह इकट्ठा करके हम हमारे अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्वक। तो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि हमने जो आंदोलन किया था उस आंदोलन में हमने पहले ही लिख चुके थे कि आंदोलन था जयपुर में 3 तारीख को, तो मैं स्वयं वहाँ मौजूद था पूरी रैली में। यहाँ मेरे कई सारे भाई हैं जो हम सारे वहाँ पे सारी दुर्घटना हुई है, ये सब हमारे सामने हुई है, परंतु ये हमें मालूम नहीं था कि हमारे एक भाई की इतनी गहरी चोट आई है कि वो रात को उसकी मृत्यु का समाचार हमें मिलेगा। भाई की जगह जो भाई कोटा से गए थे उनमें से भी शायद कोई और भी हो सकता था। हम भी वहीं खड़े हुए थे, वो जब ये वाटर कैनल चल रही थी, लाठीचार्ज हो रहा था, हमने भी डंडे पकड़े, सारी चीजें करी है, तो हो सकता है इनकी जगह हमारे में से किसी का फोटो शायद यहाँ होता, कोई भी हो सकता था। भाई ने जो आज बलिदान दिया है वो केवल अपने परिवार के लिए नहीं दिया है, यहाँ बैठे हुए सब और जो जितने भी सवर्ण समाज के लोग हिंदुस्तान में रहते हैं उन सबके लिए इन्होंने बलिदान दिया है। आज बेटा मरा जिस माँ का, उसका हाल हम अपनी जगह रख के इनको हमारी जगह रख सकते हैं, तो हम उस चीज का एहसास कर पाएंगे। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।